नमस्कार। मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श। न्यू इंडिया में डिजिटल इंडिया की कल्पना को साकार करने के लिए भारत सरकार हर एक तरह से हर एक दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है, लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं, उसी दिशा में साइबर क्राइम भी हमारे सामने है। तो साइबर क्राइम का अपराध जैसे जैसे कम हुआ, अब नए साइबर अपराधियों के सामने एक नया अपराध के रूप में सामने आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी मनुष्यों की बुद्धि से इतर एक नई तरह की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी आप जिस तरह चाहेंगे, जिस भांति चाहेंगे, एआई को उसी भांति में परिभाषित कर सकते हैं। हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि एआई की तरह जो डीप फेक का मामला आया है, किस तरह से तमाम बड़े बड़े लोग इसके शिकार हुए हैं। तो क्या वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है या फिर यह एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है? तो इसी कार्यक्रम में आज हम इस विषय पर बात करेंगे जाने माने विशेषज्ञ पराग दलाल जी। तो आइए मैं आपको अपने खास मेहमान से मुलाकात कराता हूं। सबसे पहले मैं पराग दलाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि काफ़ी व्यस्त होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए अपना समय देने का कष्ट किया है। तो सबसे पहले मेरा बेसिक सवाल है कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं एक आईटी कंपनी में फाउंडर डायरेक्टर हूँ। हम आईटी कंपनी में सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करते हैं और हमारा ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस है, ऑफिसेस है। पिछले 28 साल से हमारी ये जो कंपनी है डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, वो काम कर रही है। करीब 1200 के ऊपर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं और काफ़ी हमारे साथ एम्प्लॉय है जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और जो हमारे अलग अलग कस्टमर्स के लिए, हमारे कंप्यूटर के प्रोजेक्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं, उसमें हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे कस्टमर में ज़्यादातर ग्लोबल कंपनियां हैं जो यहाँ इंडिया में अपना सेटअप बनाया हुआ है, जैसे कि उबर है, गूगल, फेसबुक, एयरबीएनबी, अमेज़ॉन, वो सब हमारे कस्टमर है। इंडिया की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, जैसे स्टेट बैंक हो गई, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, बैंक्स है, जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये हमारे कस्टमर है। और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कस्टमर को हम हमारा आईटी की सर्विसेज और सेवाएं देते हैं जी। तो आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक कामकाज और सामान्य मकसद के इस्तेमाल को देखते हुए क्या इस बात की पूर्ण संभावना है कि वित्त, सुरक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, परिवहन, स्मार्ट सिटी, श्रम बाजार जैसे अलग अलग क्षेत्रों पर क्या इसका परिवर्तनकारी असर पड़ेगा? आपको लगता है? जरूर। देखिए, ऐसा है कि आपने जितने भी क्षेत्र का बात की, वो सारे क्षेत्र में आज आईटी तो है ही। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे आईटी ना हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई अलग तो है नहीं, वो आईटी का ही एक पार्ट है। तो हर एक जो डिजिटल क्रांति जो हम बोलते हैं, डिजिटल रिवॉल्यूशन, वो जो आ रहा है, वो ये भी एक उसी का पार्ट है। तो हम उसको अलग तो कर नहीं सकते हैं। तो हर एक आज ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे आईटी ना हो, तो जहाँ ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हो। सो ये एक क्या बोलते हैं, एक जुड़ा हुआ एक इस पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ आप कह सकते हो, एक अभिन्न अंग है लाइफ का आईटी का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, हम उसको चाहे या ना चाहे, इट इज गोइंग टू बी देयर। आप एआई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नेचुरल इंटेलिजेंस, तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता में किसे बेहतर मानते हैं? देखिए, ये एक, मैं चाहूँगा कि हम इसकी कंपैरिजन ना करें। अच्छा। ये एक हमारे लिए एक टूल है, एक फैसिलिटी है।
वो क्रिएट किसने किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट किसने किया, जी, जी। हमने ही किया है। जी जी तो वो जो नेचुरल बुद्धिमत्ता की जो आप बात कर रहे हो, उसी की एक उपज है, उसी का एक प्रोडक्शन है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी तो ये मतलब आप आदमी और रोबोट की अगर कंपैरिजन करोगे जी जी तो वैसे ही एक नेचुरल बुद्धिमत्ता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो तो कहते हैं- बजाय हम एक दूसरे को कॉम्पीट करने और एक दूसरे को कंपेयर करने, जी। हमें ये देखना है कि हम उसको कैसे अच्छी तरह यूटिलाइज करें। जी जी तो क्या कंपेयर करना एक एक तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में रखना नुकसान मैं नहीं मानता हूं, फायदा नुकसान की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये कंपैरिजन जरूरी नहीं है। चाहिए? अच्छा ये हमारी एक सुविधा के लिए ये एक चीज है। जी तो जैसे मैं अगेन फैक्ट्री है, प्रोडक्शन है, जी। जो पहले मैन्युअल वर्कर अपना काम करते थे, आज वो सारी जगह पे रोबोट्स आ गए हैं, रोबोट से पूरा प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से मैन्युअल लेबर बंद हो गया है, वो रोबोट आदमी से अच्छा काम करते जी। हैं। कुछ कुछ काम ऐसा है जो आदमी ही कर सकता है, जो रोबोट नहीं कर सकता है। हाँ, सो सेम वे कुछ काम ऐसे हैं जो हम, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हम उसका यूज क्यों ना करें। आपने कहा कि आजकल देखिए फैक्ट्री में रोबोट्स आ गए हैं, सारे कार्य आसानी से हो रहे हैं। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि रोबोट्स के आने से रोजगार पर प्रभाव पड़ा है? तमाम लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। जो काम 10 आदमी मिलकर करता था, उसी कार्य को आज एक रोबोट कर दे रहा है। मैं ये मानता हूं, देखो कई हद तक ये सही है, जी लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है। जी क्योंकि आप ये समझो कि कुछ काम ऐसे हैं जी जी जो हम मैन्युअली कर सकते थे, जो रोबोट से आने से ज़्यादा हुआ है, जी जी अच्छा हो रहा है, या 10 आदमी का काम एक आदमी जो कर सकता है, आप बोल रहे हो। मैं ये उसको कह रहा हूं कि आज 10 गुना काम भी तो बढ़ा है। जी जी तो आज हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बड़ी है, उसकी वजह से जो एक क्वालिटी बोलते हैं वो एक बड़ी है, और वो भी ऐसे कामों में बड़ी है जहां पे मैन्युअल लेबर के बदले में ऑटोमेटिक मशीनरी या रोबोटिक से काम हो सकता है। जी और वो काम 10 आदमी जो काम करने वाले थे वो एक आदमी कर रहे, तो 10 गुना काम भी तो बढ़ेगा ना। जी जी सर। तो जो आज ह्यूमन पॉपुलेशन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो तो बढ़ती ही रही है। आज अगर हम बोले कि आज पॉपुलेशन बढ़ रही है, रास्ते पे गाड़ियां बढ़ रही है, तो जितनी गाड़ियां बढ़ रही है तो उतने यूज करने वाले भी तो बढ़ रहे हैं। जी तो आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आप एग्जांपल ले लो, आज कोई रोबोट या मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज करके अच्छी गाड़ियां बनती है, तो जितनी ज्यादा गाड़ियां बन रही है उतने लोग भी तो हैं उसको यूज करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ियां बन के बाहर खड़ी पड़ी है और कोई खरीदने वाला नहीं है, जी। गाड़ियां बिकती है। तो क्या लगता है कि जो इम्पैक्ट पड़ा है एआई का, उसकी भरपाई हमारे इंडिया में हो भी रही है? देखिए ऐसा है कि अभी एक वर्ल्ड एक है ना, एक हो रहा है, डिस्टेंसेस कम हो रहे हैं। जी सर। आज यूएस में कोई चीज लॉन्च हो रही है तो वही सेम डे पे इंडिया में भी लॉन्च होती है। हाँ तो इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेज से या उसके फायदे गैर फायदे से दूर नहीं है, अलग नहीं है। जो हमारे पड़ोस के कंट्री में या दूसरे कंट्री में हो रहा है वही हमारे यहाँ भी हो ही रहा है। जो यूरोप में हो रहा है या यूएस में हो रहा है वो इंडिया में शायद हफ्ता डिले होगा या 15 दिन डिले होगा, बट 5 साल डिले नहीं होने वाला है। तो ये तो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की हमारी डे टू डे लाइफ में है। हाँ आपने शायद उसको गौर नहीं किया है। आज आप मोबाइल फोन पे अगर एक मैसेज भी टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली वो पूरा स्पेलिंग आ जाता है, हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आप कोई एक मैसेज टाइप करोगे तो आप पहले 3 अल्फाबेट लिखोगे या 3 कैरेक्टर लिखोगे तो बाकी का पूरा स्पेलिंग आ जाता है। जी वो क्या है? दैट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस आप बोल सकते हो, या प्रिडिक्शन एक तरह का हो रहा है कि आप कुछ टाइप करने जा रहे हो तो वो आपको 3-4 चीजें खुद सोच के आपको ही बता रहा है कि ये आप इसमें से ये लेना चाहते हो, फिर आप उसको लेके आगे बढ़ते हो। तो आप कोई भी आज एक इंग्लिश में या हिंदी में आप कोई मैसेज टाइप करते हो तो आपका फोन में ही वो उसका आपको सामने उसका जवाब आ जाता है। तो आप जाने अनजाने ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो हो रहा है। आज चैट जीपीटी या ऐसा जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है,
आज हम कुछ सोचते हैं तो हम उसको टाइप करते हैं, हम उसको लिखते हैं, फिर उसको 4 बार पढ़ते हैं, फिर उसको वापस करेक्ट करके उसमें से कुछ कम ज़्यादा करना है वो करके फिर वो एक लेटर को तैयार करते हैं। आज वही चीज़ आप चैट जीपीटी में बोलोगे कि मुझे ये सब्जेक्ट के ऊपर एक लेटर लिख के दे दो, वो आपको पूरा लेटर बन के आ जाता है। हो सकता है आपकी सोच से शायद थोड़ा बेटर ही होगा। तो ये हुआ कैसे? उसको जो इनपुट मिला है, जो डेटा मिला है, वो आपने ही दिया है और उसकी वजह से आज इतना, तो आज आपका काम बेहतर हो गया, आपका काम फास्ट हो गया, जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में आपको फायदा हो रहा है। तो क्या खर्च है उसमें? आपने कहा कि आज का आपका काम बेहतर हो रहा है, तो क्या मैं अगर कहूं कि एआई का जो अभी दौर शुरू हुआ है, 4-5 साल पहले की कहानी है एआई, तो क्या एआई को कॉस्टली नज़रों से देख सकते हैं कि अभी जो एआई का प्रयोग हो रहा है हमारे इंडस्ट्री में, ये काफ़ी कॉस्टली लगता है आपको? कॉस्टली मैं नहीं बोलूँगा। कोई भी आज नई चीज़ होती है जी तो उसकी एक शुरुआत की कॉस्ट हाई होती है। जी उसको चलाने के लिए जो सराउंडिंग हम जो बैकएंड में इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं वो महंगा होता है। तो हर एक नई चीज, नई खोज जी शुरू में महंगी होगी, बट वो लाइफ लॉन्ग महंगी रहेगी नहीं, वो जवाब, उसका जवाब क्लियर कट ना है। तो हर एक नई इन्वेंशन, हर एक नई चीज शुरू में जो उसकी जो इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो कॉस्ट बोलो, वो तो कहीं ना कहीं लगेगी। तो मैं नहीं मानता हूं कि ये, हाँ आज हम वो चीज शायद 100 रुपये में ले रहे हैं, वो अगले दिन 50 रुपये हो जाएगी या आगे आगे जाके वो 30-40 रुपये में सेटल हो, स्टेबल हो जाएगी, ऐसा हो सकता है जो हर एक चीज में होता है। सर, आप आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, और भारत सरकार का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बने और वर्ल्ड इकोनॉमी की टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत सरकार के इन सपनों को किस तरह से पूरा करने में साकार हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि अगेन ये एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है जी आज हर एक डेवलपिंग कंट्री को अपना ग्रोथ करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की, कुछ मशीनरी की, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। जितनी जल्दी हम वो मशीनरी, वो टूल्स यूज करके हम हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हमारी प्रोडक्शन की क्वालिटी भी सुधरेगी, तो हमारे लिए फायदे कारक ही है। और एक आज पूरी दुनिया मानती है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंडिया नंबर 1 है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आज हमारे जो स्किल्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है वो पूरी दुनिया में है जी। तो और पूरी दुनिया ने वो एक्सेप्ट भी किया है कि आज इंडिया की जो सॉफ्टवेयर की जो टैलेंट है वो कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड आगे है सबसे। तो वो कैसे हुआ? हमारी एक नेचुरल एबिलिटी बोलो या हमारी लॉजिकल सोच बोलो, उसकी वजह से हो रहा है। तो वही चीज आगे हमको विद दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू फर्दर हेल्प इन एनहेंसिंग आवर कंपनीज ग्रोथ एंड कंट्रीज ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। तो क्या इंडिया टेक्नोलॉजी का बादशाह बनने की क्षमता रखता है? जरूर जरूर, डेफिनेटली रखता है। जैसे मैंने अभी बताया कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उसका एक पार्ट है। आज हमारी कंपनियां इन्फोसिस ले लो या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ले लो, आज वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो ये कैसे हो रहा है? इसी की वजह से हो रहा है। और वही चीज का आज हम फायदा लेके आज हम नई टेक्नोलॉजी का यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा और ऐसे बहुत सारे हैं, रोबोटिक्स है, तो वो सारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं ये हमारे ग्रोथ के लिए हमको हेल्प ही करने वाली है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एआई टूल्स को विकसित करने वाली कंपनियों में पिछले 4-5 साल में निजी पूंजी निवेश में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 2022 में एआई बनाने वाली 1400 कंपनियों में करीब 92 अरब डॉलर का निवेश हुआ, जो 2016 की तुलना में करीब 2 गुना है। तो सभी जो है एआई के क्षेत्र में लीडर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में एआई से चलने वाली दुनिया कैसी होगी? देखिए, दुनिया जैसी हम बनाएंगे वैसी बनेगी, ठीक है। सो आगे वाली दुनिया
हाँ, हमारी सोच से काफ़ी बेहतर जरूर होगी। मैं ये भी कहूँगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी आज जब भी न्यूक्लियर बोलते हैं, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जब भी बर्थ हुआ, तभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये डिस्ट्रक्टिव भी होगी। लोगों ने जब भी जो जो साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काम किया, उनका यूजेज उन्होंने सोचा था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में या डेवलपमेंट के काम में उसको यूज करेंगे, लेकिन लोगों ने उसको डिस्ट्रक्टिव भी यूज किया। ऐसे ही हर एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आप उसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि उसका एक लोग उसका अच्छा यूज भी कर सकते हैं और कुछ लोग उसका बुरा यूज भी कर सकते हैं, जैसे डीप फेक का आपने एक एग्जांपल दिया था शुरू में। तो ये सिक्के के दो पहलू है, अच्छा भी है बुरा भी है। अभी हमको चूज करना है कि हमको अच्छी साइड पकड़नी है या बुरी साइड पकड़नी है। आपने बहुत सालों पहले गोल्ड रश हुआ था, लोगों ने जहां सोना देखा तो लोग सब अपना घर बार छोड़ के वहां चले गए थे और वहां पे जाके वहां रह के वहां से वो सोना ढूंढने लगे और उसके लेके आके अपने काम में उसको अपने कंट्री में ले जाके उसको बेच के अपनी ग्रोथ के लिए अपने प्रोस्पेरिटी कर रहे थे। ये एआई को आप एक तरह का वो गोल्ड रश कह सकते हो। देन उसी को लेके आज बहुत सारी कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करने को जा रही है। सो मैं मानता हूं कि ये एक लाइफ साइकिल है। जो आज से 20 साल पहले जो आईटी में जो क्रांति हुई थी, उसके 10-15 साल पहले जैसे सिलिकॉन वैली यूएस में बनी थी, तो वो भी एक तरह का एक चेंज था। उसी का आज बढ़ते ये एक नया एक चेंज है, एंड दैट इज अनअवॉइडेबल चेंज। द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। सो चेंज तो आना ही है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में आए या कोई और रूप में आए, वो तो अच्छा, न्यू इंडिया की बात हो रही है। पिछले 10 सालों से कहा जा रहा है कि न्यू इंडिया की एक नई तस्वीर बनाई जा रही है। तो इस न्यू इंडिया में जो है आईटी इंडस्ट्री किस रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आईटी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ पहले सॉफ्टवेयर से। हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स आज हर कंपनी में है, वर्ल्ड में हर अच्छी जगह पे आज हमारे प्रोग्रामर्स है। अब जो नया फेज आ रहा है, जो कि आज हमारे देश में जो अभी 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टाटा ने सेटअप किया। वेदांता भी उसमें ही वही लाइन पे अपना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए अपना बड़ा प्लांट डालने जा रही है। तो ये एक जो नया बदलाव आ रहा है। सॉफ्टवेयर में तो हम लीडर थे ही। आज अगर हमारे यहाँ पे अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज बढ़ रही है, तो आज इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा जी। और वही मैन्युफैक्चरिंग हब से आज हमारा सेल्फ कंजम्पशन और उसके बाद उसका एक्सपोर्ट भी चालू हो जाएगा। तो हम डेफिनेटली ये जो एक्टिविटी हो रही है इज लीडिंग अस टुवर्ड्स दिस इज द न्यू इंडिया विच इज लीडिंग टुवर्ड्स दैट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जिसकी आप बात कर रहे हो। तो दिस इज आई वुड से कि एक रास्ता जा रहा है एक मंजिल की ओर, और यही रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो हमारी मंजिल दूर नहीं है। और इंडिया में आज के दिन में जो नई जनरेशन है, जो टेक्नोलॉजी सेवी है, जिनके पास आज इंटरनेट के युग में सारी दुनिया की जानकारी है, हर एक वर्ल्ड में जो एक्टिविटी हो रही है उनको खबर है, रियल टाइम में मालूम पड़ रहा है। लाइव हम देख रहे हैं कि आज कहीं बर्फ गिर रहा है तो हमको 2 मिनट में न्यूज में आ जाता है कि यहाँ पे बर्फ की वर्षा हो रही है। तो ये सारी एक्टिविटी के साथ हमारा जो आज की जो यूथ है वो काफ़ी एडवांस है, उनकी सोच भी उतनी एडवांस हो चुकी है। मैं 25 साल का जब भी था तभी मेरी जो सोच थी और आज जो दूसरा लड़का कोई 25 साल का होगा उसकी दोनों की सोच में, उसके एक्सपोजर में बहुत बड़ा फर्क है। तो उसका कहीं ना कहीं फायदा तो सबको होना ही है। अच्छा, हमारे भारत में जब किसी भी पार्ट को, किसी भी सेक्टर को आगे बढ़ाया जाता है तो उस सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो AI सेक्टर को लेकर के भारत सरकार का जो नज़रिया है, क्या आपको लगता है कि सरकार R&D पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है? देखिए, R&D के बिना कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ का ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। जन्म ही नहीं होगा तो ग्रोथ कहाँ से होगा? तो R&D तो एक अनअवॉइडेबल और बोलते हैं ना कि एक कंपलसरी पार्ट है कोई भी एक्टिविटी का। आज आप देखो कि अभी तक हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जस्ट शुरू होने जा रहा है, लेकिन
जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी कंपनियां हैं उनका डेवलपमेंट सेंटर या R&D सेंटर आज इंडिया में है। तो ये तो हमने पहले ही अचीव कर लिया है और वो और आगे बढ़ते जा रहा है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेजेस फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। आज सबसे बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया। आज जितनी भी गवर्नमेंट में खरीदी हो रही है उसमें मेक इन इंडिया को पहले प्रेफरेंस मिल रहा है। वो मेक इन इंडिया का जो प्रेफरेंस है वो कहीं ना कहीं इंडिया का ग्रोथ में इंडिया को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो फॉरेन कंपनियां अपना माल इंडिया में इंपोर्ट कर रही थी और हम यूज कर रहे थे, आज वही अपना माल इंडिया में यूज करने के लिए वहां मैन्युफैक्चर करने को तैयार हो रही है। तो ये अपने आप में ही एक अपने बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि आज वही चीज जो हम 100% इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, आज हम हमारे यहाँ बनाने का चालू कर रहे हैं। So whether it is artificial intelligence or whether it is any technology or whether it is IT, वो यहाँ पे डेवलप हो रही है। आज इलेक्ट्रिक कार का ही एग्जांपल देख लो, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक कार एज एन ऑल्टरनेटिव टू दी फ्यूल पेट्रोल एंड ऑल दैट। तो उसके लिए जो सब्सिडरी हो रही है, आज दुनिया भर की सारी कंपनियां अभी इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर इलेक्ट्रिक कार लगाए रही। तो ये कहीं ना कहीं इसका फायदा हमको तो होना ही है और यही है जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की है जो आगे जाके सबको हेल्प करेगी। मतलब कि R&D को लेकर के सरकार का जो रुख है बहुत सकारात्मक आप देख रहे हैं। R&D के बिना कोई चीज ग्रो हो ही नहीं सकती है, डेवलप ही नहीं हो सकती है। तो उसके बिना उसको तो कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता है। तो दुनिया फिलहाल कुल मिला करके, अभी जो हमारी आपसे चर्चा हुई, कुल मिला करके के देखें तो दुनिया फिलहाल AI में बाहर वाले दौर से गुजर रही है। जहां भी जाएंगे, जिस कंट्री में जाएंगे और उस कंट्री के जिस सेक्टर में देखेंगे सब जगह AI जो है पड़ा हुआ। AI एक चर्चित टॉपिक बन चुका है। तो भारत भी इससे छूता नहीं है। तो भारत इस दौर में है, AI के दौर में है, लेकिन भारत के समक्ष आशंका और आकांक्षा क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, आकांक्षा मैं पहले लूंगा कि आकांक्षा ये है कि इंडिया ये चीज में पीछे ना रहे। ये जो दौड़ चल रही है उसमें हम भी कंधे से कंधा मिला के बाकी दुनिया के लोगों के साथ चले, और मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि हम इंडिया इसमें पीछे नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि दुनिया भर की मेजॉरिटी कंपनीज का डेवलपमेंट सेंटर आज इंडिया में है, जिसका एडवांटेज हमारे पास है। आशंका की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि, और जैसे आपने भी एग्जांपल दिया अबाउट डीप फेक, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर कोई मिसयूज करके उसके लिए अगर कोई साइबर क्राइम या साइबर थ्रेट क्रिएट करता है या कोई डीप फेक वीडियो बना के किसी को परेशान करता है या ब्लैकमेल करता है या उसकी बदनामी करता है और उसकी वजह से उसकी बिजनेस में, उसकी लाइफस्टाइल में, उसकी रहनी करनी में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो डर तो है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि कोई हर एक चीज का फायदा है तो उसके साथ उसका कहीं ना कहीं कुछ नुकसान जुड़ा हुआ है। हमको वो दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ करके हमको हमारा रास्ता चुनना है, हमारे लिए क्या पॉजिटिव है, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, हमको उसको लेके चलना है। कोई भी पहलू आता है उसकी अनुकूल परिस्थितियां भी होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां भी होती हैं। अब AI में हाल फिलहाल की घटना को लेकर के देखें, डीप फेक के बड़े बड़े दिग्गज शिकार हो चुके हैं। तो इससे ये लगता है कि भारत सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ जाता है। क्या डीप फेक को लेकर के सरकार पूरी तरह सचेत नहीं है, आपको लगता है? देखिए, डीप फेक खाली इंडिया में नहीं हो रहा है, ये हर दुनिया में हर एक जगह पे हो रहा है। तो हमारी जनता या हमारी देश में ही ये हो रहा है ऐसा मानना गलत होगा, ये मेरा मानना है। तो ये एक कहते हैं ना कि एक आदमी के दिमाग, मनुष्य के दिमाग की एक उपज है। अगेन मैं वही रिपीट करूंगा कि मुझे नक्की करना है कि मुझे अच्छा काम करना है या बुरा काम करना है, मुझे अच्छे काम करके अपनी जीवन चलाना है या मुझे बुरा काम करके अपना जीवन चलाना है। तो
तो जैसे कोई फिल्म में हीरो और विलन रहता है, ऐसा ही लाइफ में है कि हर एक चीज में कोई हीरो है कोई विलन है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको विलन बनना है या हीरो बनना है। तो आज साइबर लॉज है, साइबर क्राइम के लिए गवर्नमेंट अपना सेपरेट सेल क्रिएट किए हुए है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसमें है, उसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अवेलेबल है। तो ये सब कहीं ना कहीं उसका यूज करके ये सबको रोका जा सकता है, कहीं ना कहीं ये सबको पकड़ा जा सकता है। तो अभी मतलब जैसे अभी कोई चीज बनी है तो उसको तोड़ने वाले आएंगे तो उसकी रक्षा करने वाले भी तो आएंगे। दिस इज जरूरी नहीं कि हर मामले में सरकार को दोषी दें। करेक्ट करेक्ट। तो मेरा आखिरी सवाल है, काफ़ी लंबा चला आपने समय भी काफ़ी दे दिया। तो एआई को लेकर के जब जेहन में ख्याल आता है तो लगता है ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन भारत ग्रामीण क्षेत्रों वाला देश है। क्या आपको लगता है कि एआई ग्रामीण क्षेत्र वाले भारत में भी काफ़ी अनुकूल परिस्थितियां गांव में भी बना सकती है? 100% कर सकती है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें या हम माइनिंग सेक्टर को देखें ना, ये सब तो शहर में नहीं है, ये सारे पूरे हिंदुस्तान में और खास करके इंटीरियर एरिया में है, गांव में है। आज एआई की वजह से जो उसके जो टूल्स है, उसका जो फोरकास्टिंग है, ड्रोन्स है, तो ड्रोन की वजह से आज बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जिससे कि लोगों को, जो हमारे जो फार्मर्स है, उनको एक एडवांस में इंटीमेशन दिया जा सकता है कि भाई आप ये जो सॉइल है तो इसमें ये तरह का पाक हो सकता है या ये तरह की फसल हो सकती है। आप ये टाइप का वेदर आने वाली है तो ये वेदर के प्रतिकूल आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आप कर लो, या आप उसके लिए वेट मत करो, अपना फसल पहले काट लो, या थोड़ा अभी रुक जाओ, अभी नहीं उसके बाद फसल बो। ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो हम जिसका यूज कर सकते हैं। एक माइनिंग का ही अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आज एक माइन में से एक ट्रक अगर बाहर निकलती है तो कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो ट्रक के अंदर कितनी मिनरल है, क्या वजन की मिनरल है, वो सब पता कर किया जा सकता है। और गवर्नमेंट वो लाइन पे इनिशिएटिव भी ले रही है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज के दिन में आ रहे हैं, आने वाले हैं, जहां की एक ट्रक अगर माइन में से बाहर निकली तो उसके अंदर कितनी वजन की मिनरल्स है, कितनी मिनरल्स है, वो तक आपको वो कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपको मालूम पड़ सकता है। तो ये है टेक्नोलॉजी के फायदे जिसको हमको यूज करने चाहिए। अगर मैं जानना चाहूँ कि पर्सनली तौर पर आपको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को लेकर के कैसा एक्सपीरियंस महसूस कर रहे हैं? आई एम एक्साइटेड। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके, और हमको ये एक्सेप्ट करना है कि ये रहने वाला है, इज गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्शल ऑफ माई लाइफ। मैं उसका कैसे मेरे डे टू डे यूजेज में, मेरे बिजनेस में, मेरी लाइफ स्टाइल में उसको कैसे मैं उसका यूज़ करूँ और उसका एडवांटेज लूँ।